आप सभी देशवासियों को मेरी ओर से अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को हर वर्ष हमारी भारत देश में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इसीलिए आप सभी को मेरी ओर से मैं आशुतोष मौर्य आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। आज हम लोग इसी पावन पर्व पर हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हम आप सभी को अंबेडकर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वनडे एग्जाम में सभी के बारे में आज लेकर हाजिर हुए हैं। एक एक चीज़ हम लोग अंबेडकर जी के बारे में आज जानेंगे कि अंबेडकर जी के पूरा नाम क्या है, अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, इनके पिता कौन थे, इनके पास कितनी डिग्रियाँ थी, इनको कौन कौन उपाधि कब मिली, इनके कौन कौन से पत्रिका पुस्तक थी, ठीक है ना, और इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए गए और इनको भारत रत्न कब से पुरस्कृत किया गया। इस सभी चीज़ों के बारे में आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे। जैसे कि अंबेडकर जी का जो पूरा नाम था वो था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। क्या इनका पूरा नाम था? इनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। प्यारे बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1891। इनका जन्म बच्चों क्या हुआ था? तो वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ। तो वहीं 6 दिसंबर सन 1956 को इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। क्या बच्चे हुआ था? इनका महापरिनिर्वाण था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ध्यान रखना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान देंगे पहली स्लाइड पर। तो इनका जो सबसे सुप्रसिद्ध विचार है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्या, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जीवन क्या होना चाहिए? लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये इनका विचार हमको आज तक बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा विचार है कि जीवन किसी का लंबा कितना हो, भले चाहे ना हो, परंतु उसके कार्य इतने महान के हो कि लोग उसको हमेशा याद करते रहे। जैसे कि बात किया जाए हमारे स्वामी विवेकानंद जी का लगभग उम्र बताई जाती है विद्वानों द्वारा, वो 36 वर्ष के आसपास बताई जाती है, ठीक है ना। और परंतु उनके कार्य बहुत अनेक कार्य थे, इसीलिए उनको बहुत ही महान श्रेणी में जाता है। इसीलिए क्या कहा है? इसीलिए अंबेडकर जी ने कहा है कि जीवन चाहे भले ही लंबा ना हो परंतु महान होना अवश्य चाहिए, ठीक है ना। ये अंबेडकर जी का मुझे सुप्रसिद्ध और अच्छा विचार लगता है, जो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि क्या, कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होने चाहिए और कार्य भी हमारे ऐसे हो कि लोग हमें हमेशा याद करते रहें। आइए आगे हल करते हैं। ध्यान देना बच्चों। तो अंबेडकर जी का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 में कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मुहू नगर। क्या है बच्चों? तो मध्य प्रदेश के मुहू नगर में सैन छावनी में हुआ था। ध्यान रखना। तो बच्चों, अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? ध्यान रखना। तो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मुहू नगर में सैन छावनी में बच्चों इनका जन्म हुआ था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इनके परिवार में की, तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम था रामजी मालोजी सकपाल। क्या नाम था बच्चों? इनके पिताजी का नाम, अंबेडकर जी के पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। वही इनकी माताजी का नाम था भीमाबाई मुरबादकर। क्या बात था? नाम था माता जी का भीमाबाई मुरबादकर था, ठीक है ने। वो इनकी 14वीं व अंतिम संतान थी। ध्यान रखना। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनके जो माता पिता की जो नंबर की संतान थी वो 14वीं नंबर के संतान थे और ये इनकी अंतिम संतान भी थे। ध्यान रखना। अंबेडकर जी थे वो अपने माता पिता के 14वीं संतान थे, शायद इसीलिए वो 14 अप्रैल को जन्मे, ठीक है ना। ध्यान रखना। और वो अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। वही अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान रखना। तो इनके पिताजी जो थे वो क्या थे? ध्यान गौर करना पड़ेगा। तो इनके पिताजी, ध्यान रखना, सूबेदार थे। क्या थे? इनके पिताजी सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल। वो ब्रिटिश सेना में क्या थे? सूबेदार थे। इसीलिए इनके क्षेत्रवासी लोग इनको पिताजी को सूबेदार कह के पुकारा करते थे। ध्यान रखना। इनके पिताजी को लोग सूबेदार कह के पुकारा करते थे। क्यों पुकारा करते थे? क्योंकि ये क्या थे? ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। ध्यान रखना। जब अंबेडकर जी की आयु 2 वर्ष की होती है तब इनके पिताजी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, गौर करना, ठीक है ना। बाबा साहेब के जो पिताजी थे वो संत कबीर के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? बच्चों, तो अंबेडकर जी के पिताजी सतपाल जी जो थे वो संत कबीर जी के अनुयायी थे, परंतु वो बहुत ही क्या थे? सुविज्ञ भी थे। ध्यान रखना। वो बहुत ही विद्वान पुरुष के थे, मतलब उनके पास विद्वता
कूट कूट के भरी थी, क्योंकि वो क्या थे, अंग्रेजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार भी थे। इतना गौर कर लेना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनके माता जी के बारे में जानते हैं। ध्यान रखना बच्चों, तो अंबेडकर जी की जो माता जी थी उनका देहांत जब अंबेडकर जी 6 वर्ष के थे तभी इनकी माता जी का देहांत हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इनका जो लालन पालन है वो इनकी चाची करती है। कौन करती है? जो है ना, तो अंबेडकर जी की जो माता जी का देहांत है वो जब अंबेडकर जी की 6 वर्ष के थे तभी इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। उसके बाद इनका जो लालन पालन है वो इनकी चाची करती है ना। तो और बाबा साहेब की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मुंबई में हुई है ना। कहाँ हुई थी? बच्चों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मुंबई में हुई। आगे हम लोग और करेंगे, ध्यान रखना। तो इस पर गौर कर लेना बच्चों, तो अंबेडकर जी की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई 1907 में। बच्चों, तो 1907 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपनी मैट्रिक की शिक्षा उत्तीर्ण की। क्या उत्तीर्ण की? ध्यान बच्चों, तो 1907 में बाबा साहब ने अपनी मैट्रिक शिक्षा उत्तीर्ण की। वहीं अगले वर्ष उन्होंने क्या किया? एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिला हासिल किया, जो कहाँ से संबंधित था? जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। वहीं बात करते हैं उच्च शिक्षा की, तो बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति में डिग्री इन्होंने 1912 में हासिल की। अगर कभी पूछा जाए अंबेडकर जी ने राजनीति और न्यायशास्त्र में मतलब अर्थशास्त्र में कब डिग्री हासिल की, तो 1912 में हासिल की। कहाँ से हासिल की बच्चों? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय से हासिल की, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, कहाँ से? कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में, गौर करना, कहाँ से? कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से उन्होंने क्या किया? अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कब? 1927 में। ध्यान रखना। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कब प्राप्त की? तो वो 1927 में। वहीं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ध्यान रखना बच्चा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने भी इसकी डिग्री हासिल की। उन्होंने लंदन में बार एटला की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की। किस उपाधि प्राप्त की? तो बार एटला की उपाधि प्राप्त की, जो कि उस समय शायद किसी भारतीय ने प्राप्त किया रहा हो, ठीक है ना। अंबेडकर जी बहुत ही शिक्षित किस्म के व्यक्ति थे, ठीक है ना। अगर हम लोग और चर्चा कर लेते हैं डिग्रियां और उपाधियों के बारे में, ध्यान देते हैं, सब लोग गौर करना डिग्रियों के बारे में। तो 1928 में पढ़ चुका। 1928 में वे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर हुए, बने। ध्यान रखना बच्चों, कहाँ? तो 1928 में वह मुंबई में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर हुए, मतलब प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। और ध्यान रखना बच्चों, तो 1 जून 1935 को क्या हुए? वो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन गए। कब प्रिंसिपल बने? तो वो 1 जून 1935 को। वहीं पर बच्चों 1938 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब तक वो क्या थे? इस लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल पर पदरत थे, ठीक है ना। ध्यान रखना, अंबेडकर जी के पास 2 मास्टर डिग्री 4 डॉक्टरेट डिग्री थी। ध्यान रखना, क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंबेडकर जी के पास 2 मास्टर डिग्री और 4 डायरेक्टर डिग्री थी, ठीक है ना। और बेटा कई मानद उपाधियां भी थी, जैसा कि जानकारी के अनुसार मालूम चला है मुझे, ठीक है ना प्यारे बच्चों, कि इनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। कुल कितनी डिग्री तो इनके पास कुल 32 डिग्री थी, ठीक है ना। अंबेडकर जी के पास वहीं 11 भाषाओं का ज्ञान भी था। ध्यान रखना बच्चों, तो कितनी भाषा का ज्ञान था इनको? तो अंबेडकर जी को 11 भाषाओं का भी ज्ञान था। इतना भी आप लोग दिमाग में बैठा लें, ठीक है ना। वहीं बात करेंगे तो उन्होंने कई यूरोपीय और भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर रखा, मतलब इनके पास 11 भाषाओं का ज्ञान था। कुल 32 डिग्रियां थी, और कुल 32 डिग्रियां और 11 भाषाओं का ज्ञान शायद आज के वर्तमान युग में भारत में किसी के पास हो, किसी के पास शायद हो, नहीं तो अभी तक शायद संभव ही नहीं, ठीक है ना। बात करें इन्होंने 1954 में। कब? 1954 में नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की भी उपाधि प्राप्त की। कब? 1954 में इन्होंने बोधिसत्व की भी उपाधि प्राप्त की। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान रखना, तो महत्वपूर्ण आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इस पर नोट करके लिखते चलेंगे। क्या महत्वपूर्ण आंदोलन? ध्यान रखेंगे बच्चों, तो सन 1923 में। कब? सन 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बात कर लेते हैं तो आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की इन्होंने क्या की? स्थापना की। कब? 1923 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। वहीं जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित थी। किसके लिए समर्पित थी? तो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए वो समर्पित थी, कि हर दलित बच्चा क्या हो, पढ़े और आगे बढ़े। वही गौर करने में तो 1930 के, क्या 1930 के कालाराम मंदिर आंदोलन में, क्या ना
मतलब क्या बच्चे तो काला राम मंदिर आंदोलन कब हुआ था? सन 1930 में अम्बेडकर जी ने किया। इस मंदिर में आंदोलन किया, क्यों किया? क्योंकि प्यारे बच्चों इस आंदोलन में इन्होंने इसलिए किया क्योंकि काला राम मंदिर में दलितों को मंदिर में जाना मना था। क्या था बच्चों? तो दलितों को मंदिर जाना मना था, इसीलिए कि भाई सबको मंदिर जाना अलाउ किया जाए। इन्होंने क्या किया? 1930 में काला राम मंदिर आंदोलन इन्होंने किया, मंदिर के बाहर आंदोलन किया कि हमको भी न्याय मिलना चाहिए, हम भी मंदिर के अंदर जा सके। ठीक है नहीं, ऐसा नहीं है कि हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। इन्होंने क्या किया? इन्होंने काला राम मंदिर के बाहर इन्होंने आंदोलन किया। कब? 1930 में किया कि दलितों के भी हक मिले मंदिर में जाकर भगवान के आगे मस्तक टेकने का। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो अम्बेडकर जी ने हर बार लंदन में क्या तीनों गोल में सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। ध्यान रखना, अम्बेडकर जी भारत तरफ के इकलौते से व्यक्ति थे जिन्होंने क्या तीनों गोल में सम्मेलन जो लंदन हुए तीनों में पार्टिसिपेट किया और तीनों अपनी बात रखी। क्या बात रखी? कि ये सशक्त और रूप से अछूत हित में अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए कि संसार में कोई अछूत नहीं होता है, हर प्राणी हर जीव उन्हीं पंच तत्वों से बना है जिससे आप बने, इसीलिए कोई भी अछूत नहीं है। इसी पद में बचा। प्यारे बच्चों इन्होंने क्या किया? लंदन के तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोल में सम्मेलन में किसी ने भाग नहीं लिया था, इकलौते भारतीय थे, इतने योग्य थे कि इन्होंने लंदन के तीनों गोल में सम्मेलन प्यारे बच्चों इन्होंने भाग लिया। आगे बात करेंगे और ध्यान देंगे थोड़ा सा महत्वपूर्ण आंदोलन देखेंगे तो 1932 में, पर ध्यान बच्चा तो 1932 में महात्मा गांधी के साथ उन्होंने क्या किया? पूना समझौता किया। करना बच्चों तो कब? 1932 में महात्मा गांधी के साथ उन्होंने क्या किया? पुणे समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद इन्होंने क्या किया? दलितों के लिए जो अलग निर्वाचन मंडल का इनकी मांग थी उसको क्या किया? उन्होंने पर रोक दिया। ध्यान रखना, तो जो क्या हुआ इस समझौते के बाद इन्होंने क्या जो वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की इनकी जो मांग थी उसके विचार को उन्होंने क्या किया? वहीं पर त्याग दिया। इसके बजाय इन्होंने क्या कहा? दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो प्रांतीय विधानमंडलों में 71 बजाय कितनी कर देना चाहिए? 147 कर दी जाए। वहीं केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों कितना? 18% दलितों के लिए आरक्षित कर दिया जाए, क्योंकि बच्चा उस समय दलित बहुत ही पीछे थे। ठीक है ना, ये नहीं कि बहुत आगे थे, बहुत ही पीछे थे, इनकी दशा बहुत ही दूर थी, मतलब बहुत ही नीचे अवस्था में थे, क्योंकि बच्चा उस समय इनको अछूत बनाया जाता था। इसीलिए क्या कहा अम्बेडकर जी ने कि विधानमंडलों में 71 सीट कितनी करनी चाहिए? 147। वही केंद्रीय मंडल में क्या होना चाहिए? कुल सीटों को 18% दलितों के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। वही हम लोग आगे बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, गौर करना, ध्यान रखना। अगला जो बेटा हमारा है वह है 1936 में। 1936 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक अलग से स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, मतलब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्थापना कब की? अम्बेडकर जी ने तो सन 1936 में। ध्यान रखना, स्वतंत्र लेबर पार्टी स्थापना अम्बेडकर जी ने कब की? तो सन 1936 में किया। इसको गौर करके रख लेना कॉपी में। आगे वही बच्चों तो 1938 में कांग्रेस अप्रसव के नाम के परिवर्तन के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या कहा? इसकी आलोचना की और उनका दृष्टिकोण उन्होंने बताया कि केवल नाम बदल देने से, उन्होंने क्या कहा? केवल नाम बदलने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। उन्होंने कांग्रेस को इस बात का जवाब दिया कि आपकी विधेयक ला देने से, पेश कर देने से, केवल उसका नाम बदल देने से काम का अंजाम निकल जाता है। ठीक है नहीं। उसके बाद क्या पता तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में नाजीवाद को हराने के लिए भारतीय को सेना में शामिल होने का आह्वान किया। हर भारतीय से कहा कि सेना में शामिल से हम लोग क्या कर सके? नाजीवाद को हरा सके। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कहाँ में? 1939 में। वही अगर हम लोग बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे सन 1942 में। ध्यान रखना तो 1942 में उन्होंने भारत गवर्नर जनरल के कार्यकारी लेबर सदस्य के रूप में उनको नियुक्त किया गया। कब? ध्यान रखना तो 1942 में भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में लेबर सदस्य के रूप में उनको नियुक्त किया गया। वहीं 1946 ध्यान रखना तो वे बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए। उसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, क्या? हुवर शूद्र। उन्होंने क्या लिखा? हुवर शूद्र। बेटा इसकी भी प्रकाशन उन्होंने किया। वहीं आजादी के बाद कब? 1947 में। ध्यान रखना तो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट मंत्रियों में इनका नाम था। किसमें थे ये? विधि और न्याय मंत्री नियुक्त हुए। कब? ध्यान रखना तो 1947 में जब पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उनके विधि एवं न्याय मंत्री कौन बने? तो प्यारे बच्चों
अंबेडकर जी बने, ठीक है नहीं। वही गौर करेंगे भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के बारे में एक कश्मीरी मुद्दा पर एक बिल नेहरू जी ने पेश किया। कौन सा बिल था वो? विदेशी नीति और हिंदू कोड बिल के बारे में प्रधानमंत्री नेहरू जी की और अंबेडकर जी का मतभेद हो गया और उसी समय अंबेडकर जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किस समय इस्तीफा दे दिया? तो सन 1951 में उन्होंने क्या किया? विधि एवं न्याय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि नेहरू जी से और इनकी बेटा मतभेद हो गए विचारों में और इन्होंने तत्काल क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वही हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो 1952 में कर करना बच्चों, तो 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने, किसने? कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने संविधान प्रारूप को तैयार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी को किसकी उपाधि दी? तो LLD की उपाधि से सम्मानित किया। ध्यान रखना बच्चों। तो कब? सन 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इनको LLD की उपाधि दी। किसके लिए दिया? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? संविधान का प्रारूप तैयार किया। तो कि बेटा कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है किसी चीज का प्रारूप तैयार करना, उसको लिखाना, उसको समझाना। इसी के लिए क्या बेटा 1952 में इनको LLD की उपाधि किसने दिया? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने दिया। वही प्यारे बच्चों, तो 1955 में उनकी पुस्तक कौन सा? द थॉट्स ऑन लिविंगस्टन स्टेटस नामक पुस्तक भी क्या हुई? प्रकाशित हुई। कौन सी पुस्तक? 1955 में कौन सी पुस्तक की थी? थॉट्स ऑन लिविंगस्टन स्टेटस नामक बेटा इनकी पुस्तक क्या हुई? प्रकाशित हुई। वही आगे चर्चा करेंगे, सब लोग गौर से देखना इस बात को, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखना कॉपी में। क्या हमारे अंबेडकर जी को कब उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा, ध्यान रखना, तो उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा 12 जनवरी 1953 को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, किसके द्वारा? उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा 12 जनवरी 1953 को अंबेडकर जी को डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। वही हम लोग और चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। तो अंबेडकर जी ने कब? 1935 में यवेला में एक बात कही थी। क्या कही थी? कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूं पर मरूंगा तो मैं हिंदू नहीं रहूंगा। कब इन्होंने कही थी? तो वो बात 1935 में कहा था? तो इन्होंने यवेला में घोषणा की थी कि मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। इसीलिए पर बच्चों कब? 21 साल बाद। कब? 21 साल बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में, कहा? तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में अपने समर्थकों के साथ 3,65,000, कितने समर्थक इनके साथ थे? 3,65,000 समर्थकों के साथ इन्होंने 6 दिसंबर 1956 को क्या किया? 14 अक्टूबर सन बेटा 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। कब धारण किया? तो गौर करना पड़ेगा। तो 14 अक्टूबर 1956 बेटा इन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं यवेला में 1935 में कि मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, इसलिए उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म धारण कर लिया। और प्यारे बच्चों, इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ, क्या हुआ बच्चा? हुआ तो 6 दिसंबर 1956 को इनके क्या हो गए? इनका परिनिर्वाण हुआ, अर्थात इनकी बच्चों इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो मृत्यु थी बेटा ये सोए शाम को, और बेटा दिल्ली की इनका मकान जो था, ठीक वहीं पर क्या हुआ बच्चों? इन्होंने अपनी नींद लिया और बेटा इसी के साथ क्या संसार को इन्होंने अपना अलविदा भी कर दिया। कब अलविदा इन्होंने का संसार कहा? तो 6 दिसंबर 1956 को कहा। वही ध्यान रखना बच्चों। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर पूरे देश में क्या? पुण्यतिथि पे पूरे देश में महापरिनिर्वाण के दिवस में मनाया जाता है। मतलब 6 दिसंबर को पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? केवल अंबेडकर जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है रखना। अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म का धारण किया तो 14 अक्टूबर 1956 को, इसको पॉइंट पर नोट कर लिया, ठीक है ना। वहीं अगला पॉइंट गौर करेंगे हम लोग। तो अंबेडकर जी की जो महत्वपूर्ण कृतियां थी कौन थी बेटा? अंबेडकर जी को जो महत्वपूर्ण कृति उसका नाम है समाचार पत्र लोकनायक, जो क्या प्रकाशित हुई? तो 1920 में प्रकाशित हुई। वहीं पर एनी हेलिसन ऑफ कास्ट 1936 में प्रकाशित हुई। द अनटचेबल्स बेटा 1948 में प्रकाशित हुई। बेटा बुद्ध और कालगर्ष सन 1956 बेटा ये सब इनकी क्या थी? महत्वपूर्ण प्रकाशित पुस्तकें थी बेटा। क्या हुई? के प्रकाशन में आई। उनकी क्या थी? इनकी लिखित कृतियां थी। वही हम लोग आगे गौर कर लेंगे, गौर कर लेंगे बेटा बच्चों। तो सन 1990 में, कब? सन 1990 में हमारे प्यारे अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? तो अंबेडकर जी को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये सम्मान पाना ये साबित करता है कि अंबेडकर जी ऑलरेडी क्या थे? भारत में पाने वाले ये पहले व्यक्ति होने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परंतु इनको सम्मान दिया गया, बहुत लेट सम्मान दिया गया। ये क्रोश हर भारतीय के दिल में आज भी है। क्या? कि भारत में पाने वाले पहले व्यक्ति जो होने चाहिए वो अंबेडकर जी होने चाहिए, परंतु इनको कब दिया गया? ये 1990 में दिया गया। कोई बात नहीं, लेकिन इनको सम्मान पाने वाले
पहले व्यक्ति होने चाहिए, इनके कार्य ऐसे थे। अगर हम बात करें, ध्यान दिया जाए तो 14 अप्रैल सन 1990 से 14 अप्रैल सन 1991, ये पॉइंट नोट करके रखने का पे में, कब 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल सन 1991 तक बाबा साहेब की अवधि में, ठीक है नहीं, कि याद में पूरे देश में सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया? सामाजिक न्याय का वर्ष, ध्यान रखना, 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 तक, जिस वर्ष बाबा साहब को क्या मिला? भारत सम्मानित किया बेटा। उस वर्ष पूरे एक वर्ष तक क्या मनाया गया? बाबा साहब की याद में सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको काफी नोट कर लेना। वहीं आगे और करेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण। ध्यान रखना, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण हम आपको पहले ही बता दें, अम्बेडकर जी का ही वाक्य था। क्या वाक्य था? शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मतलब शिक्षा जितनी अधिक आएगी उतना आप अपने हक के लिए जान पाओगे, अपने हक के लिए लड़ पाओगे। इसीलिए उनका एक वाक्य ये भी था कि हर व्यक्ति क्या होना चाहिए? वाक्य था कि शिक्षा समाज का परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन मानते थे, है ना। उनका एक कहना था कि शिक्षा बच्चा समाज में परिवर्तन लाने का वह साधन है जिससे कि हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो हर व्यक्ति ये जान पाएगा क्या कि उसको करना क्या है, उसकी कमियां क्या है, उसमें क्या सुधार लाना है, ठीक है ना। वो अपने हक के लिए समाज में लड़ पाएगा, वो अपने हक के लिए समाज में बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है। आगे बात करते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से लोग अपने अधिकारों को समझ सकते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्यारे बच्चों उस समय हालात ऐसे थे कि दलितों के हालात ऐसे थे कि वो अपने मुद्दे पर बोल नहीं पाते थे, अपने को उनका बहुत शोषण होता था। इसीलिए उन्होंने क्या कहा था? शिक्षा वह शेरनी का दूध जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए उनका विचार क्या था? उनका विचार था कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं कब? जब आप शिक्षित होंगे। अगर आप पे अन्याय हो रहा, अगर आप शिक्षित हैं तो आप उसके लिए लड़ सकते हैं। आपको मालूम होता है कि किस हक से हमें लड़ना है। आगे बात करें, अंबेडकर ने सभी के लिए शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया। अंबेडकर जी ये नहीं कहते थे केवल दलित ही शिक्षा हासिल करे। उनका कहना था हर वर्ग, हर समाज शिक्षा हासिल करे और आगे बढ़े, जिससे कि वो अपने खिलाफ जो भी उनका शोषण हो रहा है उसका प्रतिकार कर सके, उसका विरोध कर सके, उसके लिए हक के लिए लड़ सके। इसलिए उन्होंने क्या कहा? शिक्षा वह शेरनी का दूध जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आगे हम लोग बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं तक रही। अंबेडकर जी की याद में मेरी जो क्लास अगर आप सभी लोग को पसंद आए तो इसके जितने भी पॉइंट्स है सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शिक्षा के दृष्टिकोण से, आप सभी उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी सभी से जय हिंद, जय भारत।